हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की थर्ड क्लास है, जिसके अंदर आज हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में और इंटरनेशनल बिजनेस की स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इंटरनेशनल बिजनेस एमर्ज होता है, डोमेस्टिक ट्रेड से लेकर फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, देन मल्टीनेशनल, ट्रांजैक्शनल, ग्लोबल बिजनेस आपका आता है। वो सब हम पढ़ेंगे, साथ ही रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की स्टेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग से ही, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल मींस व्हाट? रीजनल का मतलब है बच्चे यहाँ पे एरिया। एरिया आपका कह सकते हैं जियोग्राफिकल एरिया। इकोनॉमिक का मतलब है यहाँ पे कंट्री एंड देयर करेंसी। कंट्री एंड देयर करेंसी। इंटीग्रेशन इज लाइक एस की मिलकर काम करना, मिलकर काम करना। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से अलग अलग कंट्रीज मिलके कुछ एग्रीमेंट बनाती हैं। किसके लिए? फॉर द ट्रेड। ट्रेड की स्मूथनेस के लिए हम यहाँ पे एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको बोला जाता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब ट्रेड की स्मूथनेस के लिए एग्रीमेंट मतलब ओवरऑल इस आरटीआई की जरूरत, आरईटी की जरूरत क्यों पड़ी? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, इसकी सबसे मेन, अगर मैं एक वर्ड्स के अंदर बोलूं तो बैरियर को रिमूव करना। ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हमको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। बैरियर क्यों आए? बैरियर इसीलिए आए क्योंकि जिस टाइम पे इंटरनेशनल बिजनेस हमारा एमर्ज हुआ था, तो हर कंट्री, जो भी मेनली डेवलपिंग कंट्री जो थी, उनको ये एक थ्रेट था उनके लिए, कहीं उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक फर्म जो है वो इस चैलेंज को फेस ना कर पाए। तो अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर कंट्री ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लगता था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलप्ड कंट्री है फायदा उन्हें होगा, डेवलपिंग कंट्री को उल्टा नुकसान होगा। तो उस नुकसान के डर के कारण, या एक डोमेस्टिक फर्म आपका उस चैलेंज को ना फेस कर पाया, डोमेस्टिक फर्म के प्रोटेक्शन के लिए हमने टैक्स लगाया करते थे, जिस वजह से हमारा ट्रेड स्मूथ नहीं हो पाता था। तो उस ट्रेड को स्मूथ करने के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। क्या? डिफरेंट डिफरेंट लेवल। तो सब चलिए पढ़ते हैं द लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फर्स्ट लेवल है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया के अंदर हम क्या करते हैं? हम रिड्यूस करते हैं बैरियर को, या रिड्यूस करते हैं टैरिफ को। टैरिफ क्या? टैक्स। ए और बी दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। इन दोनों के बीच में हुआ है हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद एक कंट्री है मेरी सी। ए जो है वो बी को भी शूज देती है, एक्सपोर्ट करती है। ए जो है वो सी को भी शूज एक्सपोर्ट करती है। अगर ए शूज, सी को शूज एक्सपोर्ट करती है तो सी के ऊपर ए टैक्स लेगी 15% का, वहीं इस पे बी से टैक्स लेगी यहाँ पे 10% का, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसने टैरिफ को, टैक्स को रिड्यूस किया। समझ में आया? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर आप टैक्स को रिड्यूस करते हो। सेकंड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया के अंदर आप पीटीए तो इसके अंदर आएगा ही, प्लस आप यहाँ रिड्यूस नहीं, टोटली रिमूव कर देते हो सारे बैरियर्स को। आप रिमूव कर देते हो सारे के सारे यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स को। अगर ये मेरा पीटीए है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो यहाँ पे 8-10% चार्ज करेगा। वहीं पे अगर मेरा एग्रीमेंट फ्री ट्रेड का हुआ है तो ए जो है वो 0 चार्ज करेगा। किससे? बी से।
समझ में आया सेकंड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है, कस्टम यूनियन के अंदर आपका फ्री ट्रेड एरिया तो आएगा ही आएगा। मतलब आप जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है वो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं लगाएगा। प्लस कॉमन ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्री, कॉमन ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज। अब ये क्या है, अगर यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, इसको मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ, रुको एक सेकेंड। कॉमन ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है, यहां मेरी 4 कंट्रीज आ गई, ए, बी, सी और डी। इन तीनों के बीच में मेरा कस्टम यूनियन एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर इसमें से किसी एक को भी डी के साथ ट्रेड करना है तो डी के साथ ट्रेड करने की पॉलिसी तीनों की सेम रहेगी। डी के साथ ट्रेड करने की पॉलिसी तीनों की सेम रहेगी। कस्टम यूनियन एग्रीमेंट जिन भी कंट्रियों के बीच साइन हुआ है उनके अलावा जो नॉन मेंबर कंट्री हैं उनसे ट्रेड करने की पॉलिसी मेरी सेम रहेगी। दिस इज कस्टम यूनियन। डिपेंडेंट है और फॉर द नॉन मेंबर, लेकिन इसके अंदर दूसरों से ट्रेड करने की पॉलिसी आपकी चेंज हो सकती थी। और इंडिपेंडेंट फॉर द नॉन मेंबर, फ्री ट्रेड एरिया के अंदर यू आर इंडिपेंडेंट फॉर दी नॉन मेंबर, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर क्या होगा, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीली मूव कर सकते हैं इन दी कॉमन मार्केट एग्रीमेंट। वही आ गया ना कि मार्केट अलग है ही नहीं, ये लेबर यहां वर्क करेगा या वहां वर्क कर, बात एक ही है, अलग है ही नहीं। दिस इज योर कॉमन मार्केट। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन नाम से ही बताता है जहां पे आपकी करेंसी भी सेम है, जहां पे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी सेम, आपके इंस्टीट्यूशंस में वे ऑफ वर्किंग भी सेम है। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक यूनियन के थ्रू जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं, एग्रीमेंट के अंदर मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम होती है। मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम होती है। सिक्स्थ है आपका पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन के अंदर उनका इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पॉलिसीज भी सेम होती है, पॉलिटिकली काम करने का तरीका भी सेम होता है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सब कुछ ही तो एक हो गया, बच क्या गया, ये है आपका पॉलिटिकल यूनियन। समझ में आया? थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। देखो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या है, रिड्यूस किया जाता है टैरिफ को ऑन दी सर्टेन प्रोडक्ट अमोंग दी मेंबर कंट्री, बट डज नॉट एलिमिनेट नहीं किया जाता, बिल्कुल भी, सिर्फ कम किया जाता है। फ्री ट्रेड एरिया के अंदर एलिमिनेट कर दिया जाता है पूरा का पूरा टैरिफ, बट अलो इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी विद द नॉन मेंबर के साथ आप अपनी इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी बना सकते हो। कस्टम यूनियन, एफटीए तो आएगा ही, प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी होगी नॉन मेंबर के साथ भी, नॉन मेंबर के साथ भी आपकी कॉमन पॉलिसी होगी। सेम वही लिख रखा है, कुछ अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपकी कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, सर्विसेज, ये सारे के सारे फ्रीली मूव कर सकते हैं। समझ में आया?
इकोनॉमिक यूनियन इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेट करेंगी, जहां पे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिटिकल यूनियन के अंदर आपकी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ही एक है, आपकी सरकार ही एक, अलग अलग सरकार ही नहीं है। गॉट इट? अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका कि जहां पे पॉलिटिकल यूनियन भी एक हो। और इकोनॉमिक यूनियन का एग्जाम्पल याद रखना, यूरोपियन यूनियन। गॉट इट? आगे चले, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इसकी भी स्टेजेस करवाने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा वर्बली ही बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड बस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहुंचता है। सॉरी इंटरनेशनल आएगा। इंटरनेशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहुंचता है, मेरे को ये बताओ। क्या 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 वो करता है? सबसे पहले कोई भी बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक कंपनी होता है। कोई भी कंपनी, ये मैं आपको स्टेजेस ही बता रही हूँ, नोट करते चलना साथ साथ। कोई भी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है। अब डोमेस्टिक कंपनी के पास फॉरेन मार्केट में एंटर करने की अलग अलग मेथड होते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल वो चूज करती है एक्सपोर्ट को। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा मोड ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट। लिख लो अभी, यही करेंगे। मोड ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट, कौन कौन से मेथड है वो करेंगे हम। डोमेस्टिक के बाद वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। एक्सपोर्ट के बाद वो धीरे धीरे करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने पैर जमाती है। थर्ड स्टेज है आपकी, कोई भी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी बनती है। इंटरनेशनल कंपनी के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग एक्सपोर्ट एंड अनसोल्ड प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो किसी दूसरी कंट्री के लिए कोई स्पेसिफिक गुड नहीं बनाती। ये नहीं है कि दूसरी कंट्री के हिसाब से या उनके कल्चर के हिसाब से मैं कोई अलग से गुड बनाऊंगा, नहीं। जो तुम्हारे गुड बच गए उसी को वो जाके दूसरी कंट्रीज के अंदर बेचती है। दिस इज इंटरनेशनल कंपनी। जहां पे आपकी गुड्स जो है वो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर सेल होती है, उसको बोल दिया जाता है इंटरनेशनल कंपनी। क्या, जहां आपकी गुड्स एक से ज्यादा कंट्री के अंदर सेल होती है, दिस इज योर इंटरनेशनल कंपनी। बट पॉइंट याद रखना, विदाउट चेंजिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। एज इट इज प्रोडक्ट जो इंडिया में बेच रही थी वही प्रोडक्ट जाके जापान में बेच रहे हैं। इससे नेक्स्ट लेवल आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर क्या होता है, आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हो जैसा फॉरेन कंपनी का कल्चर होता है उसके हिसाब से। जैसा फॉरेन कंपनी का कल्चर होता है, जैसा वहां के पर्सन डिमांड करते हैं, उस हिसाब से आप उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हो। दिस इज मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं जिसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है आपकी ग्लोबल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल कंपनी के अंदर क्या होता है, ग्लोबल कंपनी के अंदर या तो वो फोकस करती है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जहां पे वो सिंगल कंट्री मतलब अपने प्रोडक्ट को ही सप्लाई करेगी बिना चेंज किए, या फिर वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स खोलेती। देखो, ग्लोबल के अंदर मेनली आप ये लेके चलो, वो वहां जाके फिर अपना बिजनेस सेटअप कर देती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके वो अपना बिजनेस सेटअप कर देती है। अब देखो यहाँ पे आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तो बन रहे थे, हर कंट्री के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी होम कंट्री के अंदर ही थी। लेकिन ग्लोबल कंपनी के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग कंपनी कंट्रीज के अंदर होने लग जाती है।
समझ में आया डिफरेंस? नेक्स्ट एंड द लास्ट लेवल है आपका ट्रांजैक्शनल लेवल, सॉरी ट्रांजिशनल लेवल। ट्रांजिशनल लेवल या ट्रांजिशनल कॉर्पोरेशन, ये ऐसी कॉर्पोरेशन होती है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही एक डोमिनेंट मार्केट की तरीके से कंसीडर करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही मेरा प्रोडक्ट जाएगा। समझ में आया? कोई अलग से बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जगह जगह इनके ऑपरेशंस हैं, जगह जगह इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जगह जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, कई कंट्रीज में सेलिंग भी है, सब कुछ है इनका। ट्रांजैक्शनल कंपनी। इसी के ऊपर आपका एक ईपीआरजी फ्रेमवर्क है, मैं एक बार वो और बता देती हूँ आपको, देन हम इसको रीड करेंगे। एक सेकेंड प्लीज। देखो, इसी के बेस पे आपका क्या है, ईपीआरजी फ्रेमवर्क। ईपीआरजी फ्रेमवर्क ये इसकी फुल फॉर्म ही है एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक, पोलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। जैसे हमने स्टेजेस पढ़ी है ना, ये वही है। एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या है? एथनोसेंट्रिक को आप ले सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस के तौर पे। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या करते थे? इंटरनेशनल बिजनेस, होम कंट्री इज सुपीरियर। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर मैं बिना कोई भी प्रोडक्ट के अंदर चेंज करे दूसरी कंट्रीज के अंदर बेच देता था। तो होम कंट्री जो है वो इसके अंदर सुपीरियर होती है। डोमेस्टिक प्रैक्टिस, डोमेस्टिक कल्चर के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दिस इज द एथनोसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक, कंपनी प्रस्यू करती है स्ट्रेटेजी जो होस्ट मार्केट को सूट करे। पॉलीसेंट्रिक को आप ले सकते हो एग्जांपल मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल के अंदर क्या, कि कंपनी वो स्ट्रेटेजीज लेके चलती है, कंपनी को वो स्ट्रेटेजी सूट करेगी, कंपनी उस स्ट्रेटेजी पे वर्क करती है जो होस्ट कंट्री के अंदर बेनिफिशियल है। ये होम कंट्री, होस्ट कंट्री क्या है? होस्ट मार्केट या होम कंट्री तो वो जहां आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जहां आप अपने प्रोडक्ट को बनाने लग रहे हो, जहां आपने स्टार्टिंग में अपना डोमेस्टिक कंपनी बनाई थी, धीरे धीरे करके ही तो डेवलप किया होगा। जो आपकी खुद की कंपनी, जहां आपकी जो आपकी खुद की कंट्री है, दिस इज योर होम कंट्री। होस्ट कंट्री, जहां आप जाके दूसरी कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले हो। तो पॉलीसेंट्रिक के अंदर दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आपका रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक के अंदर जहां पे आपका इकोनॉमिक कल्चर, पॉलिटिकल सिमिलर, इकोनॉमिक कल्चर भी और पॉलिटिकल सिमिलैरिटी भी एक साथ सेम सेम सी होती हैं, वहां पे आप रीजियोसेंट्रिक को यूज करते हो। रीजियोसेंट्रिक जैसे नाम ही बता रहे भाई, रीजन वाइज ना। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो ग्लोबल कंपनीज का। नेक्स्ट आपका जियोसेंट्रिक, पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को एक ही समझा है भाई। जियोसेंट्रिक का ना एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझ जाओगे। गूगल बाबा, माइक्रोसॉफ्ट, किसी के लिए कोई अलग से कस्टमाइजेशन नहीं, हर जगह काम करता है। एग्जाम्पल इसके लिए आप ले सकते हो स्टेजेस में ट्रांजैक्शनल। समझ में आया यहां तक? किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। चलिए थोड़ा सा इसे भी अब रीड कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है मेरी डोमेस्टिक स्टेज, या जिसको मैं डोमेस्टिक मार्केट कहता हूँ। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मैं सॉइली अपनी अपनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेचता हूँ। कोई इंटरनेशनलाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना ही प्रोडक्शन के अंदर और ना ही सर्विस के अंदर। एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट स्टेज, एक्सपोर्ट के अंदर मैं सेल करता हूँ फॉरेन मार्केट के अंदर, बट प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री के अंदर करूंगा अगेन। इसके अंदर मेरे इंटरमीडिएटरी यूज होते हैं, लाइक मेरे एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारी होस्ट कंट्री की मार्केट रिसर्च करके हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सी
मशीन वहां पे भेजनी है। नेक्स्ट आपके इंटरनेशनल स्टेज एक्स्टेब्लिश प्रेजेंस इन द मल्टीपल फॉरेन मार्केट। इंटरनेशनल स्टेज जहां आपको अलग अलग फॉरेन मार्केट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो। आपने अलग अलग कंट्री से अपने पार्टनर ले रखे हैं, फॉरेन पार्टनर्स बना रखे हैं आपने, जो हर कंट्री के अंदर आपके अलग अलग है, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है कि वो आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट आपकी मल्टीनेशनल स्टेज के अंदर एक्स्टेब्लिश करती हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, R&D ऑपरेशन इन मल्टीपल कंट्री। मल्टीनेशनल के अंदर कस्टमाइजेशन होता है, मल्टीपल कंट्री, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट आपकी ग्लोबल स्टेज ऑपरेट एंड इंटीग्रेट ग्लोबल एंटरप्राइज फोकसिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन होती है और उसकी ब्रांच भी अलग अलग होती है, और हमारा यहाँ पे मेन फोकस होता है कि मैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा सकूं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या है, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपको जो है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। देखो यहाँ पे ना दो टर्म आती है, एक होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल और दूसरा होता है इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। इकोनॉमिक ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है, दोनों कंसेप्ट के अंदर ही वैसे आपकी कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर वर्क होता है, मेन फोकस होता है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओ। इकोनॉमिक ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है, आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लेते हो, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हो ताकि तुम्हें फायदा ज्यादा मिले। मैंने एक ये लैंड रेंट पे ले रखा है, इस लैंड की मेरी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो भी मुझे इसका 200 रुपए रेंट देना पड़ेगा। 100 के बाद मैं 120 प्रोड्यूस करूंगी तो भी यही रेंट है, 150 प्रोड्यूस करूंगी तो भी यही रेंट है। तो यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूं ताकि मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाए। ये क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जहां मैं बल्क में चीजें प्रोड्यूस करता हूँ या बल्क में रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ ताकि मेरी पर यूनिट की कॉस्ट कम आ जाए। वहीं पे इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि मैं बल्क में एक चीज को नहीं करता, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट लेके चलता हूँ। एक सब्जी वाला है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्याज बेचता है, प्याज गांधा भी बोलते हैं कई, ऑनियन, ऑनियन से सब समझ जाओगे। एक सब्जी वाला सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनियन सेल करता है, वहीं पे दूसरा सब्जी वाला जो है वो आपको मल्टीपल सब्जियां सेल करता है। ओनियन ओनियन अगर वो सेल कर रहा है तो उसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिए होंगे, ये आपका एग्जांपल हो गया इकोनॉमिक ऑफ स्केल का। अगर वो सारी सब्जियां ही लेता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसी एरिया के अंदर, तो ये हो गया इकोनॉमिक ऑफ स्कोप का, कि जहां पे आप अपने इनपुट को शेयर कर सकते हो। अगर शिवाजी का आप मंडी में जाओगे सब्जी लेने के लिए, एक सब्जी लेके आओगे जब भी वही पेट्रोल लगेगा, 10 सब्जियां लेके आओगे जब भी वही पेट्रोल लगेगा। तो 10 सब्जियां लाके रेडी पे रख लो ना, जनता को खाली प्याज थोड़ी ना खाना है। समझ में आया? इकोनॉमिक ऑफ स्कोप के अंदर हम शेयर करते हैं इनपुट, यूटिलाइज्ड करते हैं सेम प्रोडक्शन फैसिलिटी का, जिससे हम डिफरेंट गुड्स भी बना सकते हैं। अब मेरे को फ्रेंच फ्राइज बनानी है तो मेरे को आलू चाहिए, मेरे को तेल चाहिए एंड सो ऑन। वहीं पे अगर मेरे को फ्रेंच फ्राइज से मिलता जुलता टिक्की बनानी है, टिक्की के लिए भी तो वही आलू चाहिए ना। दिस इज इकोनॉमिक ऑफ स्कोप, कि मैं पहले खाली फ्रेंच फ्राइज बनाता था, मैंने अपनी रेडी पे टिक्कियां भी बनानी शुरू कर दी। ये मैंने फायदा लिया इकोनॉमिक ऑफ स्कोप का। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शनल स्टेज। ट्रांजैक्शनल स्टेज ने तो सब कुछ ही अपना मान लिया, फ्लेक्सिबल नॉलेज है, सब कुछ पता है मुझे, ग्लोबल कंपटीशन है, कुछ भी फर्क नहीं है। ट्रांजैक्शनल स्टेज यहां तक क्लियर हुआ होगा, होप सो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ईपीआरजी फ्रेमवर्क, चलो उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वेट प्लीज, ये ईपीआरजी फ्रेमवर्क आपका दिया किसने है, पल म्यूटोर ने दिया है, ये नाम याद रख लेना। ईपीआरजी फ्रेमवर्क एक इग्नोरियम ही है जिसके अंदर बोला जाए एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। सबसे पहले एथनोसेंट्रिक के अंदर क्या आता है, एथनोसेंट्रिक हमारी होम कंट्री ओरिएंटेड है।
होम कंट्री ओरिएंटेड मतलब इंटरनेशनल बिजनेस, अपना जैसा बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है, मेरी होम कंट्री ही डिसाइड करेगी। समझ में आया? पॉलीसेंट्रिक, होस्ट कंट्री ओरिएंटेड, जैसा होस्ट कंट्री बोलेगी मैं तो वैसा ही बना के दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग होगी। क्लियर यहां तक भी? नेक्स्ट आपका रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक के अंदर क्या है? रीजियोसेंट्रिक में है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड, जहां से मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा मैं तो उसी रीजन का स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना दूंगा। या फिर रीजियोसेंट्रिक में आप कह सकते हो कुछ प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्डाइज होते हैं और कुछ प्रोडक्ट आपके वहां के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होते हैं, लाइक कोको कोला का फ्लेवर। नेक्स्ट आपका जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक गोल ओरिएंटेड, कंपनी ऑपरेट एज ए सिंगल इंटरनेशनल एंटिटी विद इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, ग्लोबली स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर वर्क करती है, पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर पूरे वर्ल्ड को यूज करती है ये। एग्जाम्पल क्या दिया? गूगल बाबा। समझ में आया पूरा का पूरा कंसेप्ट? अगर यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे मॉड। उससे पहले नेक्स्ट क्लास का बता दूं उससे पहले, थैंक्स यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन विद मी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपके मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम कैसे एंटर हो सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि अच्छे से चीजें समझ में आए। 3 मोड होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड रिलेटेड मोड, एक होता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड एंड नेक्स्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट मोड। थोड़ा सा पढ़ के आना चीजें ताकि बेटर तरीके से समझ में आए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड वंस अगेन बाय हार्ट टू यू।